स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा नाम है चंदन शर्मा और यहाँ पे हम इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। शुरुआत करने से पहले एक पॉजिटिव कोट, ताकि आपका दिन बहुत ही शुभ निकले और अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी कोई आपको परेशान कर रही है तो वो आपका दिन खराब ना करे। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी जो है वो एक साइनसॉइडल कर्व की तरह है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आपको अपनी पॉजिटिविटी बनाकर रखनी है। दैट इज़ अ थिंग जो आपको ग्राउंडेड रखती है, आपकी शक्ति को स्टेबल रखती है और इस शक्ति के बेसिस पे आप एक अनवेवरिंग ग्रेस के साथ उभर के बाहर निकलते हैं। ठीक है, बिखरा हूं मैं इसलिए निखरा हूं मैं, इस बात को हमेशा याद रखना। राइट, सो कोई भी दिक्कत आए उससे बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना, स्टेबल रहना है, अच्छी बातें सोचनी है और आगे बढ़ते रहना है। दैट इज द थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे को डिस्कस करते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला टॉपिक जो आज का है वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2023। इस बिल ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग की अवेलना तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस रूलिंग का जो इम्पैक्ट था उसको नलिफाई करने की कोशिश की गई है। कॉन्सिक्वेंटली पार्लियामेंट में खूब ड्रामा भी देखने को मिला। ऑपोजिशन ने काफ़ी कोशिश की कि इस बिल को पास ना होने दिया जाए, अपनी अटेंडेंस पूरी करने की कोशिश की। इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी व्हील चेयर पर पार्लियामेंट में लाया गया, राज्यसभा में लाया गया, ताकि इस बिल को राज्यसभा में डिफीट किया जा सके, लेकिन हुआ नहीं। गवर्नमेंट के पास एंड रूलिंग पार्टी के पास सफिशिएंट सपोर्ट था जिससे कि ये बिल पास हो चुका है। और अब होगा क्या कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की कुछ पावर्स, ठीक है, सर्विसेज, सिविल सर्विसेज को लेकर दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ था। केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल सर्विसेज ऑफ दिल्ली, इसमें लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, इन तीन एस्पेक्ट्स को छोड़ के बाकी सर्विसेज जो मौजूद हैं उनका कंट्रोल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास रहेगा, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली की, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है उसके पास ये पावर होगी कि वो सर्विसेज को ट्रांसफर, पोस्टिंग एक्सेट्रा ये सब कर सके। ठीक है, तो इन तीन पावर्स को छोड़ के, ठीक है, लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं उनमें जो सर्विसेज मौजूद हैं उनको छोड़ के बाकी चीज़ों में रूलिंग गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली में, वो कर सकती है, वो डिसीजन ले सकती है। राइट, सो कॉन्सिक्वेंटली इस पे बवाल तो मचना ही है, उसी बवाल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप यूपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो स्टडी IQ ने आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स स्टार्ट किया है। इस कोर्स की मदद से आप अपने यूपीएससी की एक होलिस्टिक प्रिपरेशन कर सकते हैं और एक बार इसमें एनरोल करके और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कोर्स में आपको फिजिकल बुक्स मिलेंगी जो आपके घर पर डिलीवर करवा दी जाएंगी। इसी के साथ लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड सेशंस कुछ मौजूद रहेंगे जिसमें कि आपको गाइडेंस दी जाएगी। फॉर एग्जांपल कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, लेकिन पूरे सिलेबस की कवरेज जो होगी वो लाइव क्लासेस के थ्रू होगी, जहां पर आप अपने डाउट्स भी टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है, उनको रिजॉल्व करवा सकते हैं। स्पेशल डाउट सेशंस होते हैं जिसमें इंटरेक्शन काफ़ी रहती है। तो तैयारी देखो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन खुद से की गई तैयारी में अगर कोई सवाल आपके मन में आ जाता है या कोई डाउट आपके मन में आ जाता है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो परेशान भी करता है। तो ये क्लास में ही सॉल्व हो जाएगा, सबसे बड़ी बात। फिर भी नहीं होता तो मेंटोरशिप आपको दी जाती है, 1-to-1 मेंटोरशिप। एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। ये मेंटोर्स वो लोग हैं जिन्होंने खुद भी यूपीएससी का एग्जाम दे रखा है और इनको मेंस और इंटरव्यू तक का एक्सपीरियंस है। ठीक है, सो कॉन्सिक्वेंटली वो समझते हैं कि आप लोग किस स्थिति में हैं, किन चीज़ों से गुजरते हैं, मानसिकता क्या होती है। राइट, तो इस वजह से ये लोग काफ़ी अच्छे से आपको गाइड करने की पोजीशन में हैं। प्रीलिम्स के समय पर, यानी कि फरवरी के पास, हम प्रीलिम्स जो कि यूपीएससी का आयरन गेट माना जाता है उसको तोड़ेंगे थ्रू अ क्रैश कोर्स। ये इंक्लूडेड है, अलग से नहीं लेना। टेस्ट सीरीज मिलेगी विद वीडियो सोल्यूशंस एंड बुक्स भी दी जाएंगी जो कि कंसाइज होंगी। बहुत सारा सिलेबस आपका ईजिली कवर हो जाएगा। राइट, इसी के साथ साथ मेंस में आपको आंसर एनरिचमेंट प्रोग्राम मिलेगा, जहां पर 300 से ज़्यादा टॉपिक्स हम आइडेंटिफाई करेंगे और पूरे सिलेबस को मेंस की ओरिएंटेशन में 3-to-1 अप्रोच फॉलो करके कवर करेंगे। इसमें 3 क्लासेस होंगी जिसमें इश्यूज की डिस्कशन होगी, 2 क्लासेस में आपके टेस्ट होंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और 1 क्लास आपकी करंट अफेयर्स की चलेगी। अलॉन्ग विद दिस एडिशनल टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, ताकि जितना भी आपने समझा है रियल टाइम कंडीशंस जस्ट लाइक यूपीएससी एग्जाम, वहां पर आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में आपको पता लगेगा। एंड इंटरव्यू के समय पर डैफ एनालिसिस एंड मॉक इंटरव्यूज की डिस्कशन के बेसिस पे आपको वहां पर भी भरपूर गाइडेंस दी जाएगी। सो जल्दी इसमें एनरोल कीजिए। क्लासेस 11 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं, 8 बजे का बैच रहेगा। एंड कोर्स लेने के लिए आप स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पर ये 45,000 की है, बट आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं बाय यूजिंग द कोड CS Live। तो उससे आप सिर्फ 30,000 में इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। लेट्स नाउ कम टू द
मेन पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे। और ये भी बता दूं कि ये पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करना फर्दर गाइडेंस के लिए @HELLCHANDAN यहाँ पे मेरे साथ जरूर कनेक्ट होइए। देखो दोस्तों, अब इस बिल में ना एक प्रोविजन है नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी की, क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू आ रहा है तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगी। इसका काम होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिकमेंडेशंस देगी रिगार्डिंग ट्रांसफर, विजिलेंस केस एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज ऑफ दिल्ली। राइट, अब इस अथॉरिटी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यहाँ पर सीएम मौजूद रहेंगे और इसी के साथ साथ 2 आईएएस ऑफिसर्स होंगे, एक होंगे चीफ सेक्रेटरी, दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट। इन दोनों की जवाबदेही डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल को बनती है या होम मिनिस्ट्री को बनती है, ठीक है, केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री को बनती है। तो कॉन्सिक्वेंटली माना जा रहा है कि सेंटर के ये 2 ऑफिसर्स, ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो अथॉरिटी है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ मान लो अगर इनका कंसेंसस बन भी जाता है और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, तो उस केस में अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर उस रिकमेंडेशन के साथ सहमत नहीं है तो वो एक बार वापस भेज सकते हैं। दोबारा सेम रिकमेंडेशन आती है तो उस केस में क्या होगा कि जो एलजी चाहते हैं वही होगा। राइट, तो यहां पर कहा जा रहा है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट का एक तो जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा अंडरमाइन हो रहा है। इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात को नकारा जा सकता है बाय 2 ब्यूरोक्रेट्स। उसी के साथ साथ अगर चलनी ही एलजी की है तो फिर ये प्रोसेस रखा ही क्यों है, डिलेस लाने के लिए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राइट, अब ये भी सवाल बनता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी, जहां पर उन्होंने क्लियरली कहा कि जो 3 मुद्दों को छोड़कर बाकी पूरी सर्विसेज की जो अथॉरिटी होगी वो चुनी हुई सरकार की होगी, ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट की होगी। राइट, तो ये बिल क्या सुप्रीम कोर्ट की इस बात को नकार रहा है? क्या ये नेगेटिवली हमने देखना चाहिए? ऐसा है दोस्तों, ये नहीं है, नकारा नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग देते वक्त भी कहा था कि हम कानून की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। कानून कहता है कि ऐसा केस है, राइट, जहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही सब कुछ देखना चाहिए एक्सेप्ट फॉर 3 सब्जेक्ट्स। तो इस वजह से हमने ये रूलिंग दी है। अगर कानून चेंज होता है तो अकॉर्डिंगली हमारी रूलिंग चेंज होगी। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी रिमार्क किया था कि क्योंकि आर्टिकल 239AA ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है और ये दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस देता है, तो ज़्यादातर मामलों में, सिर्फ 3 मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में दिल्ली को स्टेट की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो अभी की ये बिल, ठीक है, ये जो अमेंडमेंट बिल है, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट नहीं जा रहा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल आया है वो भी ऐसा नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट, वो आर्टिकल अमेंडमेंट के थ्रू ही आया है और दिल्ली के स्पेशल नेचर की वजह से उसको वो स्पेशल स्टेटस मिला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट शायद ये जा रहा है। ठीक है, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आज किसी की सरकार है, कल किसी और की होती है। तो पार्टीशन पॉलिटिक्स से बियॉन्ड आगे बढ़कर यहां पर सोचने की जरूरत है कि अगर चुनी हुई सरकार को भी फ्री हैंड मिलेगा तभी वो अपने इलेक्टोरेट को बेहतर सर्व कर पाएगी। राइट, और अकाउंटेबिलिटी अल्टीमेटली सरकारों की लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि अब दिल्ली के लोग, वो अगर मान लो दिल्ली के लोगों ने किसी ऐसी पार्टी को वोट किया जो बाकी पूरा देश, ठीक है, बाकी पूरा एक कंट्री है, ठीक है, दिस इज इंडिया, इसने लेट्स से पार्टी ए को वोट दिया, ठीक है, ये दिल्ली है, इसने पार्टी बी को वोट दिया। ये चाहते थे कि बी, क्योंकि इनकी भी अथॉरिटी हम पर रहेगी तो ये केंद्र सरकार में आए, लेकिन बाकी पूरे ए ने ए को किया तो ये इनकी सरकार बन गई। अब ए इनको गवर्न करेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं वो अंडरमाइन हो रहे हैं। सो दैट इज अ लिटिल ग्लिची हेयर। ठीक है, सवाल आपके सामने ऐसा आ सकता है, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। स्टेटमेंट 1 इज सेइंग कि इस बिल में नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, इसकी प्रोविजन है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा हेड की जाएगी। तो ये गलत है दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर इस कमेटी का पार्ट ही नहीं है, ठीक है, इस कमेटी का तो काम ही ये है कि अपनी रिकमेंडेशन एलजी को दे। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड कह रहा है कि डिसीजन जो एनसीएसए का होगा मेजॉरिटी के बेसिस पे लिया जाएगा और एलजी के पास से अधिकार होगा कि वो फाइनल डिसीजन लेंगे इन केस ऑफ डेडलॉक। ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। तो सेकंड स्टेटमेंट, क्वेश्चन 1 की सेकंड स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी बन गया। अगले मुद्दे पर जाते हैं दोस्तों। अगला मुद्दा महाराष्ट्र के बारे में है। ये एक बड़ा ही प्यारा और सुंदर आर्टिकल है, ठीक है, इसको कहानी की तरह मैं बताऊंगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। देखो, एक कहावत है हमारी, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में आपने एक कहावत सुनी होगी कि कहते हैं कि जिन घरों में अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस पड़ जाए ना तो उनके चूल्हों में घास उगनी शुरू हो जाती है। ये एक मेटाफॉर है, कहने का बेसिकली ये मतलब है कि कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस जाता है तो डिलेज आते हैं, इतने तारीख पे तारीख पड़ती है और बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से इंसान अपनी रोजमर्रा के जीवन में जो उसकी आमदनी है वो इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है कहीं ना कहीं। राइट, सो कॉन्सिक्वेंटली दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम और यहां पर जरूरत है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को लोगों तक पहुंचाया जाए, रादर देन लोगों को एक्सप्लॉइट करना कि वो जस्टिस पाने के लिए दूर दूर तक ट्रैवल करें
टू द कोर्ट्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट। अब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम सुनते ही आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर इसकी सिचुएशन है, और मैप के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी में आया भी हुआ है। तो देखो दोस्तों, ये हमारा इंडिया है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के ईस्टर्न साइड पे यहाँ पर ये शेडेड एरिया जो है ये गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर अगर किसी को मान लो इधर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सिरोंका ये एक जगह है, या अहेरी एक जगह है, यहाँ से अगर किसी ने अपने कोर्ट केस के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ पर मौजूद है, तो ये लगभग कितना पड़ता है, 200 किलोमीटर तक का रास्ता है। बीच में माओइस्ट इन्फेक्टेड एरिया भी आता है, कई बार सड़कें कई बार क्या है, बहुत ज़्यादा खराब सड़कें हैं, बसेस भी कैंसिल हो जाती हैं, बारिशें हो जाती हैं, मोर ओवर गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, एंड अगर किसी रीज़न से कोई डिले आ जाए तो ओवरनाइट स्टे करना पड़ता है किसी दूसरी जगह पे। दोस्तों, घर से बाहर कभी निकलोगे ना, आपको समझ आएगी कि जेब में पैसा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पर न्याय पाने के लिए लोगों को इतनी दूर जाना पड़ता है। तो उसकी वजह से लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी कि उनकी जेब से खर्चा बहुत ज़्यादा निकल रहा है। अब ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कोर्ट का फाइन नहीं है। हो सकता है कि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है जिसका कोई दोष भी ना हो, लेकिन उसको प्रूव करना है, साबित करना है कि वो इनोसेंट है, तो इसलिए उसको कचहरी जाना पड़ रहा है, राइट। अब कचहरी में जाने के लिए ही उसका इतना खर्चा हो रहा है कि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि 2 साल में उनका 2 लाख का खर्चा सिर्फ कम्यूट करने में हो गया, आने जाने और रहने में, ठीक है। अगर यूपीएससी की तैयारी के लिए भी दिल्ली आते हो तो आने जाने और रहने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो P2I में अगर आप प्री क्लियर करते हैं और आप मेंस की तैयारी करते हैं, तो मेंस की तैयारी आप हमारे साथ हमारे दिल्ली एनसीआर कैंपस में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका खाने पीने का, रहने का सारा खर्चा स्टडी आई क्यू बेयर कर रहा है। तो ये भी एक तरीके से हम आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम करना चाहते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट है जो P2I आपको 30,000 में मिल रहा है बाय यूजिंग द कोर्स CS लाइव। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब यहाँ पर इन सारी सिचुएशन को देखते हुए जुडिशरी ने फैसला किया कि इधर, ठीक है, बहुत दूर आना पड़ता है, तो इधर अहेरी में एक डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, यहाँ पर एक कोर्ट स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो एक सेशंस कोर्ट को अहेरी तालुक में स्टार्ट किया गया है। इससे क्या हो रहा है कि जो सर्दर्न रीजन में बहुत से लोग जिनको बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता था, 200 किलोमीटर तक ट्रैवल करना पड़ जाता था, अब उनको 70 किलोमीटर तक ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। दिस इज अगेन अ लिटिल बेटर देन द अर्लियर सिचुएशन। 70 किलोमीटर्स को आप अराउंड 1-1.5 घंटे में ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। और लगातार कोशिश की जा रही है कि ई गवर्नेंस को यूज़ किया जाए कोर्ट्स के द्वारा भी, जहां पर ये सारी चीज़ों को हम और बेहतर बना सकें, ठीक है। तो 356 क्रिमिनल केस और 206 सिविल केसेस को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा अहेरी के कोर्ट में, राइट। और इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी इससे इंश्योर की जा सकती है, और लोगों को कोशिश की जाएगी कि जस्टिस को लेना, ठीक है, मेयरली द प्रोसेस डज नॉट बिकम द पनिशमेंट, ठीक है। ये कोर्ट याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में काम आ सकती है। मेयरली द प्रोसेस, दिस शुड नॉट, इट शुड नॉट बिकम पनिशमेंट। ये सिनारियो है, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है, ठीक है। ये पर्टिकुलर आर्टिकल कई तरह के केसेस में आपको हेल्प कर सकता है, जैसे कि इसका सीधा सीधा संबंध देखो, एक तो GS2 के साथ तो है ही है, ठीक है। वहाँ पर पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो जस्टिस है, ठीक है, जुडिशरी के जो इश्यूज हैं उसके साथ सीधा सीधा संबंध बनता है। इवन GS4 में भी संबंध बन जाता है, ठीक है। GS4 में भी आपके एथिकली आपको ये पता होना चाहिए कि एथिक्स का क्या मतलब होता है इन पब्लिक सर्विसेज, राइट। तो अगर आपको कोई ऐसी केस स्टडी आ जाएगी जहाँ पर आपके पास पावर है कि एक किसी दो तरह का कोई इलाका है, उसमें किसी के ऊपर केस लगा है, वो पीड़ित है, दिव्यांग भी है, और उसको आप बुला रहे हो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में, तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार हम आंसर्स में कुछ एग्जांपल्स दे देना, अल्टीमेट आंसर तो देखो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल अगर उस टाइम पे आप रिकॉल कर पाएँ, हिट हो जाए आपको, तो आपके आंसर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इस प्रकार का सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट एनालाइज द एथिकल कंसिडरेशंस इन्वॉल्व्ड इन इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है, स्पेशली दोज रिजाइडिंग इन फार फ्लंग एरियाज। तो ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे मेंस के क्वेश्चंस में आपको काफ़ी ज़्यादा ये इनपुट्स हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे करंट अफेयर्स को मेंस के मुद्दे के साथ इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर ये भी बता दूं कि आपने जब मुद्दे बताने हैं, ठीक है, आपने इक्विटेबल जस्टिस देना है फार फ्लंग एरियाज के लोगों के लिए, तो इस आर्टिकल के थोड़ा बियॉन्ड भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस की वजह से जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो मेन मुद्दा है। उसके अलावा और भी बड़ा कंसर्न है
तो वो थोड़ा सा आप सोचिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। एंड P2I स्टूडेंट्स के पास एडवांटेज ये रहती है कि वो अपने आंसर इवेल्युएटर्स के थ्रू चेक करा सकते हैं, उस पर फीडबैक भी ले सकते हैं, तो वहाँ से उनकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी हो जाती है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग दैट वी हैव इन आर P2I बैच। लेट अस मूव अहेड। यहाँ पर एक एडिटोरियल आया है टाइटल्ड ट्रस्ट ऑफ द हाउस। अब ये पेज 12 में आपको मिलेगा, इसका सीधा सीधा संबंध DS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये राहुल गांधी को, हम सब ने इसको कवर किया था बहुत ही इलेबोरेटली, कि उन्होंने सूरत में एक इलेक्शन की स्पीच देते समय मोदी कम्युनिटी के रिगार्डिंग कुछ डिफेमेटरी बोल दिया था। अब क्या बोला था उसको हम रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज डिफेमेटरी, राइट, डिफेम करता है वो एक कम्युनिटी को। तो सूरत के एक कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया और उनको सजा दे दी 2 साल की। अब किसी MP को अगर 2 साल की सजा हो जाए, ये आर्टिकल ना अभी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ, इसके साथ बने रहिएगा। अगर किसी को 2 साल की सजा हो जाए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज द मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, किसी भी दोनों हाउसेस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वापस से उनकी जो मेंबरशिप है उसको रीइंस्टेट कर दिया है और उनको समय दिया है कि जो सूरत कोर्ट में ट्रायल कोर्ट जो था उसमें जो उनका केस चला उसके खिलाफ वो अपैले कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इनकी अपील रिजेक्ट हो गई थी, अब उनके पास मौका है कि वो अपील कर सकते हैं। अपील में अगर वो अपील सुन ली जाती है तो ऐसा होगा कि कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, बट हाँ बेइज्जती काफ़ी हुई है, नुकसान उनकी इमेज को काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो इसका पूरा का पूरा जिस्ट बताता हूँ इस आर्टिकल का। सूरत कोर्ट ने कन्विक्ट किया इन्हें, मोदी कम्युनिटी को डिफेम किया था इन्होंने, राइट। तो इन्होंने अपील की, पहले तो अपैले कोर्ट में अपील की, उन्होंने सुनने से मना कर दिया। इवन हाई कोर्ट में अपील की, उन्होंने भी सुनने से मना कर दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये अपील जा रही है, ठीक है। हाई कोर्ट ने भी कहा था कि जो अंडर लोअर कोर्ट ने डिसाइड किया है वो सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट रेज किया कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि ट्रायल कोर्ट ने मैक्सिमम सेंटेंस देने की चेष्टा क्यों की और उसका रीजन क्यों नहीं दिया, ठीक है। जब भी डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन में मैक्सिमम सजा जो है वो 2 साल की इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता तो पार्लियामेंट का जो मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्या रीजन की वजह से इन्होंने मैक्सिमम सेंटेंस दिया, क्योंकि अप टू इतना हो सकता है। वो 1 साल भी कर सकते थे, अगर सजा ही देनी है तो 1 साल भी कर सकते थे, 6 महीने भी कर सकते थे, या फिर 1 वीक भी किया जा सकता था। मैक्सिमम क्यों किया? जब भी मैक्सिमम सजा दी जाती है तो कोर्ट रीजन देता है, यहाँ पर रीजन साइटेड नहीं था और इन ग्राउंड्स पर जो डिसीजन था लोअर कोर्ट का वो चैलेंज किया जा सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि देखो यार, जो राहुल गांधी ने बोला दैट इज रियली नॉट इन अ गुड टेस्ट, ये दिस इज नॉट अलाउड, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए, जो सम पीपल डू नॉट थिंक, राइट। बट जो कोर्ट ने जिस तरीके से प्रोसीड किया है वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने भी कैसे इस एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल प्रस्तुत करता है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए आपको थोड़ा सा बार रेज करना पड़ेगा, जिससे कि उनको मौका मिले कि वो अपने जो बीइंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो उनका उत्तरदायित्व है वो अपना फॉलो करते रहें। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ऐसे तो ऑपोजिशन के सारे मेंबर्स को टारगेट करते रहेंगे, ठीक है। कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो ऑपोजिशन को टारगेट करते रहा जाएगा, राइट। और हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑपोजिशन के मेंबर्स मौजूद रहें पार्लियामेंट में और बाकी जगहों पर जहां पर उनकी आवाज़ मायने रखती है, राइट। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कंसर्न जताया और ये हमारी जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में भी एक फ्लॉ नजर आ रहा है कि क्योंकि हम सबको पता है गुजरात, यू अंडरस्टैंड, राइट, और वहाँ की कोर्ट ने ये डिसीजन लिया, राइट। तो ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कैसे मिस कर दिया? तो जुडिशरी क्या मतलब सिर्फ पेपर पे ही पॉलिटिकली न्यूट्रल है? ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। इसी के साथ साथ थर्ड आई एंगल से मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगा वो कुछ प्रोविजंस जिसकी वजह से एक पार्लियामेंट के मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। 2 मेन प्रोविजंस आती हैं, ठीक है। एक आर्टिकल 102 में वो सारी कंडीशंस दी गई हैं जिससे कि एक मेंबर पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी प्रॉफिट, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर कोई IAS ऑफिसर है वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकता, ठीक है। IAS ऑफिसर वो सरकार से पगार ले रहा है तो वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकता। अगर उसको इलेक्शन लड़ना है तो रिजाइन करना पड़ेगा सर्विसेज से, ठीक है। इवन सिविल सर्विस रूल भी अलाउ नहीं करती। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसका यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट में तो ही कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन इसमें कुछ एग्जेम्पशन है कि अगर वो मिनिस्टर हैं या कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा होल्ड करते हैं जिसको पार्लियामेंट के किसी कानून से एग्जेम्प्ट किया हुआ है, उस केस में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अगर वो अनसाउंड माइंड के हैं, ठीक है, यहाँ उनका कोर्ट में कोई केस चला जहाँ पे पता लगा कि उनका जो मानसिक संतुलन है, ठीक है, वो अनसाउंड है, तो ऐसा व्यक्ति भले ही लोगों ने उन्हें चुन लिया हो, लेकिन अगर उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, मानसिक स्थिति में दिक्कत है, तो वो सही से निर्णय ही नहीं ले पाएंगे और इंडिया के इंटरेस्ट को बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इनको भी मेंबर पार्लियामेंट ना
बनाया जाए। इसी के साथ साथ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि किसी का दिवाला निकला हुआ है, ठीक है, किसी का बैंकरप्ट हो चुका है, लेकिन वो प्रॉपरली उनके ऊपर कर्जा वगैरह और ये सारा कुछ है, जैसे कि विजय माल्या के केस में, वहाँ पे उस तरह के व्यक्ति को भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनने दिया जा सकता, ठीक है। ये इंसॉल्वेंट का मतलब यही है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई क्राइम करके भाग गया, बेसिकली उनके ऊपर कर्जा था और उनके जो एसेट्स का है वो अभी सॉल्वेंट नहीं हुए, ठीक है। आपने बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी बिल के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें बैंकरप्सी के साथ साथ कि अगर कोई बैंकरप्ट हो गया कि उसके पास इतना कर्जा है कि वापस नहीं कर सकता, तो इंसॉल्वेंसी होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जितने उनके एसेट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है कि जिससे कि जितना कर्जा मैक्सिमम रिकवर किया जा सके वो हो सके, ठीक है। तो अगर इनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो उस केस में भी एमपी नहीं बन सकते। अगर वो भारत के सिटीजन नहीं है, इवन देन ही कैन नॉट बी एन एमपी, राइट। इटली के सिटीजन है अगर, तो वो इंडिया के एमपी नहीं बन सकते। या फिर उन्होंने इटली की सिटीजन मान लो ले ली, ठीक है, इटली की सिटीजन अगर ले ली तो उस केस में भी वो एमपी नहीं बन सकते। या फिर अगर उन्होंने फॉरेन स्टेट के साथ एलिजियंस दिखाई, ठीक है, तो तब भी एमपी नहीं बन सकते, ठीक है। एक्नॉलेज कर लिया फॉरेन स्टेट के साथ एलिजियंस, इवन देन ही कैन नॉट बी एमपी, क्योंकि इंडिया के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट नहीं होंगे। और पार्लियामेंट के किसी भी कानून के अंडर वो डिस्क्वालीफाई अगर होते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम बनेगी। आर्टिकल 102 ये भी कहता है कि इसके अलावा भी पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकती है जिसमें वो एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशंस लिख सकती हैं और वहां पर वो वैलिड होगा। इसी के चलते इन्होंने पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया, ठीक है। तो इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में यह कहा गया है कि अगर किसी मेंबर पार्लियामेंट को या किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे ज्यादा की इंप्रिजनमेंट हो जाती है तो उस केस में ही विल नॉट बी अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस, ही विल नॉट बी अलाउड टू बिकम एम एमपी, ठीक है। तो यहां पर इसमें होता ये है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है, तो जितने साल, ये मान लो 2 साल की इंप्रिजनमेंट हुई है तो यहां पर तो वो डिस्क्वालिफाइड है ही। जेल से छूटने के बाद भी 6 साल तक, ठीक है, फॉर 6 ईयर्स, 6 साल तक ये डिस्क्वालिफाइड रहेंगे। तो एक तरीके से इतने लंबे समय के लिए अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो क्या कहते हैं उसको, करियर खत्म, ठीक है, पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशन लिखी है। तो ये क्या है, ये इशू किसके साथ डील कर रहा है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को, क्रिमिनलाइजेशन, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इसके साथ सीधा सीधा कनेक्टेड है। इसको डिस्करेज करने के लिए ये एक्ट है और उसी के लिए यहाँ पर ये प्रोविजन भी दी गई है। अब यहाँ पर ना एक एक्सेप्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 में, ठीक है, एक एक्सेप्शन दी गई है कि अगर सिटिंग मेंबर कोई है, सिटिंग मेंबर के लिए एक्सेप्शन ये है कि इमीडिएटली जैसे उनको मान लो कन्विक्ट कर दिया गया बाय द कोर्ट, इमीडिएटली उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, उनको टाइम दिया जाएगा 3 महीने का, जिसमें कि इस कन्विक्शन के अगेंस्ट वो अपील कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्वालिफिकेशन तब तक एप्लीकेबल नहीं होगी जब तक कि ये अपील डिसाइड नहीं होती। तो मान लो 3 महीने अपील करने को मिले, अब इस अपील के चक्कर में 2 साल तक ये अपील ही डिसाइड नहीं हो रही, तो 2 साल तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते, वो केस चलता रहेगा, ठीक है। ये एक सिचुएशन है, राइट। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सेक्शन 8 क्लॉज 4 ये सिटिंग एमपीज को, जो ऑलरेडी एमपी बना हुआ है, उसको एक स्पेशल केस देते हैं। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया जिसके बाद इस सेक्शन को हटवा दिया गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने कहा कि ये सेक्शन का कोई मान्यता नहीं है, राइट। इन्होंने कहा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली उसने स्ट्रक डाउन कर दिया, जहां उसने कहा कि जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन होगी उसी वक्त से जो मेंबर पार्लियामेंट है ही वुड स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। जैसे ही कन्विक्शन हुई उसी वक्त से ही विल स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। और राहुल गांधी के केस में यही हुआ, जैसे ही ये सूरत कोर्ट ने बताया कि आप कन्विक्टेड हैं, ही वॉज डिस्क्वालिफाइड, राइट। अब इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की बात हो ही रही है, तो इसमें भी कुछ ग्राउंड्स दे रखी हैं जिसके बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो इसमें 10th शेड्यूल के केस में भी बात की गई है कि अ पर्सन, अ मेंबर पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। तो इसमें कंडीशंस ये हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो एक पॉलिटिकल पार्टी, लेट्स से दिस इज द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, तो इस पॉलिटिकल पार्टी की टिकट लेकर उन्होंने इलेक्शन लड़े और उसके बाद उसकी मेंबरशिप छोड़ दी, ठीक है, तो यहां पर वो डिस्क्वालीफाई होगा। लॉजिक ये दिया जाता है कि देखो, जब कोई व्यक्ति जीतता है ना, तो 2 फोर्सेस काम करती हैं, एक उस व्यक्ति का खुद का करिश्मा और एक पॉलिटिकल पार्टी की इमेज। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है, एक समय था, हमने देखा भी कि कैसे अनस्टेबल सरकारें हमारी बनती थी, पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस ऐसे पास हो जाते थे। तो उस हॉर्स ट्रेडिंग को डिस्करेज करने के लिए, ठीक है, आया राम गया राम, ये सारी चीज़ें हम स्टैटिक में भी पढ़ते हैं, उसको डिस्करेज करने के लिए कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप छोड़ता है, उसकी टिकट से इलेक्शन जीता था, तो वो डिस्क्वालीफाइड है, दोबारा इलेक्शन लड़े। अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है तो वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़े, और अगर जीतता है वेल एंड गुड, इससे प्रूव हो जाएगा कि हाँ, जनता ने उस व्यक्ति को चुना था, पार्टी को नहीं,
ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर। इसी के साथ साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो चुना हुआ है, ठीक है, एक पार्टी के बेस पे, वो ही इज़ इलेक्टेड और वो बैठा हुआ है, ठीक है, इन द असेंबली, इन द पार्लियामेंट, राइट, तो उसकी पार्टी ने जारी किया, ठीक है, विप जारी किया जिसमें कि वोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो उनकी डायरेक्शंस के खिलाफ जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, वो भी डिस्क्वालीफाइड है। और अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, दोनों हाउसेज में हमारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है, उसके बाद ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, ये आपके स्टैटिक का पार्ट बनता है, करंट और स्टैटिक का ऐसे लिंक करके चलना होता है। यहाँ पे मैंने थर्ड आई एंगल बताया, ठीक है, इसको अपने लेक्चर्स जो P2I के लेक्चर्स हैं उससे भी आप जरूर कवर कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, ये भी मैं थर्ड आई एंगल से बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर में नहीं आती ये चीज़ें, ठीक है, ये न्यूज़पेपर में चीज़ें नहीं आती। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सीरीज, वी गो बियॉन्ड न्यूज़पेपर, मच बियॉन्ड द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर प्लीज़ ये चीज़ों को समझ के आगे बढ़ेंगे हम, राइट। अब यहाँ पर एक केस हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, राइट। यहां पर एक प्रोविजन दी गई थी कि कोई भी इलेक्शन अगर कंटेस्ट करता है कैंडिडेट, तो उसको अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये नॉमिनेशन पेपर देते समय जग जाहिर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रोविजन इस केस में, ये केस आप याद रख सकते हैं, तो इसकी ये प्रोविजन आई थी, ठीक है। मेंस में फॉडर की तरह यूज हो सकता है, प्रीलिम्स में मैथ्स फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक केस था रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो रमेश दलाल केस भी इसको कहा जाता है, राइट। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई एमपी या एमएलए, राइट, ये कन्विक्ट हो गया है और 2 साल की कम की भी अगर सजा है ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो उस केस में भी ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में 2 साल की सजा कही गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति 2 साल से कम की सजा के लिए भी कन्विक्ट हो गया है, तो तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के चलते उसको डिस्करेज करने के लिए एक जुडिशियल एक्टिविज्म यहां पर दिखाने की कोशिश की है। लिली थॉमस में उन्होंने कहा कि अगर 2 साल या उससे ज्यादा की कन्विक्शन होती है तो इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन होगी, आरपीए का सेक्शन 8 क्लॉज 4 अपने अस्तित्व में नहीं आएगा। और 2015 में कृष्णमूर्ति वर्सेस शिव कुमार, ये वाला केस जब था, तो इसमें कहा था कि ये जो कंडीशन हमने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस में बताई थी, इसमें क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, क्रिमिनल केसेस या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ क्या क्या चल रही हैं, उनको डिस्क्लोज करना, स्पेशली हीनियस क्राइम अगर है तो वो मैंडेटरी है, ठीक है। इट इज कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, अगर नहीं बताता कोई व्यक्ति तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आपके साथ एग्जाम में आप फेस कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर Parliament in India. The decision to disqualify, ठीक है, the decision of disqualification of a member is decided upon by the presiding officer of the house. ठीक है, ये 10th, ठीक है, ये 10th एंटी डिफेक्शन के केस में कहा जा रहा है, ठीक है। आई अपोलोजाइज फॉर दिस मिसिंग पार्ट। एंटी डिफेक्शन केस में ये पूछ रहा है कि डिसीजन टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर इन केस ऑफ एंटी डिफेक्शन इज डिसाइडेड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो क्या वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या इलेक्शन कमीशन है? जवाब है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो उस केस में ये पहली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सेक्शन 8 कह रहे हैं कि आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर एक सिटिंग एमपी ही कैन नॉट बी डिस्क्वालिफाइड इमीडिएटली अपॉन मैक्सिमम कन्विक्शन एंड कैन अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन विद इन 3 months। देखो यार, इसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार तो दिया है, लेकिन सेक्शन 8 कहता तो यही है, तो उस केस में ये स्टेटमेंट ट्रू है, वो अलग बात है, वो पूछा नहीं गया इस सवाल में, वो अलग बात है कि सेक्शन 8(4) अप्लाई नहीं होगा अब से, ठीक है। तो यहां पर सिटिंग एमपी के लिए एक्सेप्शन थी, तो ये आरपीए में दे रखी थी, अब हट गई है, वो अलग बात है। सवाल में सिर्फ इतना पूछा कि सेक्शन 8(4) क्या कहता है, तो सिर्फ उसी की बात करेंगे, तो कॉन्सिक्वेंटली आंसर बन जाएगा इसमें ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी विल बिकम अ करेक्ट आंसर, क्योंकि 10th शेड्यूल या एंटी डिफेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि बाकी पार्ट पूछा नहीं है। तो यही चीज होती है, एमसीक्यू जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्लैरिटी नहीं मिलती। अगले आर्टिकल पे चलते हैं, ये भी राहुल गांधी के एमपी स्टेटस की रिस्टोरेशन से रिलेटेड है। यहां पर बेसिकली इसकी समरी में बताता हूं कि इसमें क्या बात की जा रही है। तो रिसेंटली अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी डिस्क्वालिफिकेशन को रिवोक कर दिया है, हटा दिया है, तो इमीडिएटली लोकसभा सेक्रेटेरिएट में चिट्ठी जाती है और वहां पे राहुल गांधी के लिए सारा रास्ता क्लियर है कि वो पार्लियामेंट में वापस आ सकते हैं, और इससे वो अभी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होगी, ठीक है, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब राहुल गांधी को एमपी होने के नाते 1 लाख रुपए की एक सैलरी मिलती थी,
ठीक है। इसी के साथ साथ कई बेनिफिट्स इनको मिलते थे, जैसे कि 2,000 रुपये इनको ट्रैवल अलाउंस के फॉर्म में मिलते थे। जैसे कि रेलवे में ये ट्रैवल कर सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती थी कि अगर बीमार पड़ जाते हैं तो फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इनको काफ़ी सारी मिलती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें कौन से एक्ट में गिवन है? तो एक सवाल जो बन सकता है इस आर्टिकल के बेसिस पे कि सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू डिटरमिन द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली एमपीज की सैलरी इस एक्ट में मौजूद है, 1954 के एक्ट सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, राइट। इसी के साथ साथ हाउसिंग एंड टेलीफोन फैसिलिटीज रूल्स ये 1956 के हैं। इसमें इनको क्या प्रोविजन दी जाती है एमपीज को कि वो एक या तो फ्लैट ले सकते हैं, ठीक है। इस फ्लैट के लिए ना लाइसेंस फी नहीं देनी पड़ेगी। लाइसेंस फी कुछ ऐसा होता है कि जैसे आप ऑफिसर भी बनोगे ना तो आपको बहुत बड़ा शाही एक बंगला मिलता है, बहुत बड़ा बंगलो। अब उस बंगलो का ना कुछ चार्जेस लेती है सरकार, ठीक है, वो आपकी सैलरी से कट के वो आपको मिलता है, राइट। तो वो काइंड ऑफ लाइसेंस फी की तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट फ्लैट लेता है यानी कि छोटी एस्टैब्लिशमेंट ली उसने, तो फिर ये चार्जेस नहीं कटेंगे। लेकिन अगर वो अपनी रिक्वेस्ट देकर बंगलो लेते हैं और वो ऐसे बंगलो के लिए एलिजिबल भी हैं, ठीक है, सीनियरिटी होती है मेंबर पार्लियामेंट्स की कि जितनी जितनी टर्म्स रिपीटेडली वो पार्लियामेंट में आते रहते हैं तो उनकी सीनियरिटी बढ़ती रहती है। तो उसमें वो बंगलो ले सकते हैं और बंगलो लेने के लिए एक लाइसेंस फी देनी पड़ती है। तो 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी का घर था, अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते ये घर भी हाथ से जा रहा था, राइट। अब ये बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद ये पता लग रहा है कि सूरत में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एच वर्मा ने इन्होंने इनको कन्विक्ट किया था, ठीक है। राहुल गांधी ने 389 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 389 को यूज किया। इसमें क्या है कि अपील कर सकते हैं वो सूरत कोर्ट के फैसले की, ठीक है। तो अपैले कोर्ट में जा रहे थे, राइट। अपैले कोर्ट ने अभी इनकी बात सुनी नहीं थी, ठीक है। और अपैले कोर्ट में तभी जा सकते हैं अगर कन्विक्शन 3 साल से कम की है। तो राहुल गांधी को 2 साल के लिए कन्विक्ट किया गया था, इसलिए अंडर सेक्शन 389 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ही कुड अपील, राइट। तो ये भी एक पॉइंट आप यहां से नोट कर सकते हैं कि अगर लोअर कोर्ट में 3 साल या उससे कम की सजा दी गई है तो आप 389 के अंडर अपील दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फाइनली हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया राहुल गांधी को। बचाया नहीं है वैसे, एक्चुअली उनको एक मौका दिया है, बचाया नहीं है। ही हैज़ नॉट बीन बेल्ड आउट। मौका ये मिला है कि अब HC या फिर अपैले कोर्ट को उनकी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है। वो रीज़न नहीं दिया गया फॉर द मैक्सिमम सेंटेंस, तो उसके ऊपर हियरिंग्स चलती रहेंगी, ठीक है। हियरिंग्स चलती रहेंगी जब तक ये अपील चल रही है, तब तक राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो ही कैन कंटेस्ट इलेक्शन एंड ही इज़ वेरी मच द MP अनलेस एंड अनटिल अगले लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ पे इलेक्शन हार गए और फिर नहीं आए पार्टी में या बैक टू पावर, वो अलग बात है, ठीक है। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। ये हवाना सिंड्रोम के ऊपर है। हवाना सिंड्रोम ना एक डिजीज की तरह है जिसको बेसिकली जिसका जो रूट है वो क्यूबा से ट्रेस किया जा सकता है, ठीक है। ये बात है, इसके बारे में ना जो सबसे पहले इसकी बात हुई थी वो 2016 में ये मुद्दा उठना स्टार्ट हो गया था। 2015 में आप सबको पता है क्यूबा कम्युनिस्ट कंट्री है, USA कैपिटलिस्ट कंट्री है। कोल्ड वॉर के चलते क्यूबा और US की आपस में बनती नहीं थी। क्यूबा वो जगह भी है जहाँ पे USSR ने जॉन F कैनेडी के समय पर 1960s के आसपास न्यूक्लियर मिसाइल्स भी वहाँ पर रख दी थी, विच वॉज राइट अंडर द नोज ऑफ USA, राइट। तो क्यूबा के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे। 2015 में रिस्टोर हुए और US ने अपने डिप्लोमैट्स को क्यूबा में पोस्ट किया, क्यूबा की कैपिटल हवाना में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस आर्टिकल से इंपॉर्टेंट है क्यूबा की ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। तो ये कैरेबियन सी में मौजूद है, राइट। तो यूनाइटेड स्टेट्स की फ्लोरिडा के बहुत पास पड़ता है। तो फ्लोरिडा और क्यूबा में ये जो स्ट्रेट है, दिस इज नोन एज स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, एंड मेक्सिको और क्यूबा के बीच ये स्टेट जो है इसको कहते हैं स्टेट ऑफ यूकाटन, ठीक है। यूकाटन स्टेट इसे कहा जाता है। इसके नॉर्थ में गल्फ ऑफ मैक्सिको है एंड दिस इज कैरेबियन सी, ठीक है। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गई। अब हवाना सिंड्रोम का बेसिकली मुद्दा ये था कि एक रिट फाइल की मैंडमस, आपकी लक्ष्मीकांत में और स्टैटिक पॉलिटी में हम टाइप्स ऑफ रिट्स भी पढ़ते हैं जिसमें मैंडमस, सर्शरी, क्यूओ वारंटो एक्सेट्रा ये सारी रिट्स होती हैं, उसको एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हवाना सिंड्रोम इंडिया में भी फेस किया जा रहा है। तो कर्नाटका हाईकोर्ट में एक रिट फाइल की गई। अब सरकार इसका संज्ञान लेते हुए कह रही है कि हम इसके बारे में विस्तार से डिसीजन लेंगे और रेलिवेंट एक्शन भी इसके बारे में लिया जाएगा। अब यहाँ पे हवाना सिंड्रोम उन सिम्टम्स को कहा जाता है जो US की इंटेलिजेंस एजेंसीज और एम्बेसी ऑफिशियल्स ने फेस किया, जहां पर उनको ना ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी अजीब सी, जबकि कोई आवाज़ है भी नहीं, फिर भी उनको टी इस तरह की आवाज़ सुनाई देती थी,
ठीक है, आउटसाइड नॉइज नहीं है, उनको ये आवाज़ सुनाई दे रही है, उनको थोड़ा नॉजिया यानी कि वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, ठीक है, वर्टिगो फील हो रहा है कि चक्कर थोड़े से आ रहे हैं, उनका बैलेंस हिल रहा है, हेडेक होता था और मेमोरी लॉस होता था। इमीडिएटली यूएस का आपको पता है कि थोड़ा सा भी होता है कि ओ इट्स एन अटैक, लेट्स गो एफबीआई फ्रीज, ये सारा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि क्यूबा एक सोनिक सोनिक वेपन बना रहा है। व्हाट इज सोनिक वेपन? सोनिक वेपन क्या करता है कि एक माइक्रोवेव रेडिएशन का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है माइक्रोवेव रेडिएशन, ये अगर बम्बार्ड की जाए तो आपके कानों में जब जाएगी तो ये आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकती है, ऐसा यूएस का मानना था। तो यूएस को लगा कि भाई हमें टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है हमारे ब्रेन पे, डिसोनेटेशन होती है, सोमनिया भी होता है। तो ये सडन बर्स्ट जो आ रही हैं, ये जब अपना डिवाइस एक्टिवेट करते हैं तो उस टाइम पे हमें महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। इसी के साथ साथ क्यूबा ही नहीं, इनको 2018 में चाइना में भी सिमिलर ऐसी सेंसेशंस फील हुई। ताशकंद उज्बेकिस्तान, यहाँ पर और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इसको फेस किया गया, और कुछ इंसिडेंट्स तो इवन वॉशिंगटन में भी ये फेस कर रहे हैं। वॉशिंगटन यूएस की कैपिटल, वहां पर भी ये फेस कर रहे हैं। वॉशिंगटन में एलिप्स लॉन नाम की एक जगह है जो कि व्हाइट हाउस के बहुत पास है, वहां पर मौजूद यूएस के ऑफिसर्स ने भी ऐसे ही सिम्टम्स को फेस किया, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया में 2021 में इसको रिपोर्ट किया गया, जहां पर न्यू दिल्ली में एक सीआईए के डायरेक्टर, ठीक है, यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो नई दिल्ली में उनको ऐसे सिमिलर सिम्टम्स फेस किए गए। अब ये क्या है कि ये सिर्फ यूएस के ऑफिशियल्स को क्यों टारगेट कर रहा है, ठीक है, यूएस के डिप्लोमेट को ही क्यों ऐसी टी की आवाज़ें सुनाई देती है? क्या इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है जिससे पागल हो जाते हैं? तो इसके बारे में तो अभी पता करना पड़ेगा। अब यूएस क्या कर रहा है कि बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर रहा है। डाटा इकट्ठा करने के बाद उसे ये पता लगा है कि माइक्रोवेव रेडिएशंस, ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास चलती रहती हैं जो माइक्रोवेव रेडिएशंस इमिट करती हैं। तो वो रेडिएशंस नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करती हैं, उसको मैनिपुलेट करती हैं, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग फील होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो इसका कारण है, और क्योंकि इसको ट्रेस बैक किया जा सकता है क्यूबा के साथ, हवाना उसकी कैपिटल है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हवाना सिंड्रोम, राइट। अब बहुत से जानकार और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, ये दिमाग का वहम है, ये बेसिकली नर्वस डिसऑर्डर है। नर्वस डिसऑर्डर जहां पर आपका नर्वस सिस्टम कैलकुलेट नहीं कर पाता और एंग्जाइटी होती है उसको, ठीक है। तो जब आपको लगातार ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे टारगेट कर रहा है, ठीक है, जब आपको ऐसे आपकी आंखें मान लो बंद हों, ठीक है, आपकी आंखों में ब्लाइंड्स लगा रखे हैं और आपको पता है कि कोई ऐसी गेम खेल रहे हो जहाँ पे आपको थप्पड़ पड़ना है, ठीक है, या फिर है कि पीठ पे किसी ने ऐसे चप्पल मारनी है, गेम खेल रही है, होती ही थी कभी, ये थर्ड क्लास गेम में भी खेलते हैं बच्चे, छोटे होते हैं कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो पीठ पे वो सेंसेशन फील होती है ना, ऐसे ऐसे करके हम मिलते हैं कि अभी पड़ा अभी पड़ा, यहाँ पर वैसा ही कुछ हो रहा है। कहते हैं कि लगातार यूएस के ये जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, इनके डिप्लोमेट्स हैं, इनका काम ही यही है एस्पियोनाज। तो जब ये इस तरह की हरकत करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम पे इंपैक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसी सेंसेशन फील होती है, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट इट, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स कुछ ये कह रहे हैं, बट एक्चुअली अगर हम डिफाइन करें हवाना सिंड्रोम को कैसे किया जा सकता है, तो इसको वो सेट ऑफ सिम्टम्स कहते हैं जिसमें अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है, ब्रेन पर इंपैक्ट पड़ता है, वॉमिटिंग, नॉजिया, इंसोम्निया, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। सवाल यूपीएससी में आपसे कुछ इस प्रकार का पूछा जा सकता है कि हवाना सिंड्रोम को न्यूज़ में सुना गया था, ये बेस्ट डिस्क्राइब कौन सी ऑप्शन कर रही है? ऑप्शन ए कह रही है कि ये वो चीज़ है जिसमें कि बिजनेसेस की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी एस्टैब्लिशमेंट्स को टैक्स हेवंस में रख दें, यानी कि जहां पर टैक्सेस कम लगते हैं वहां पर अपनी एस्टैब्लिशमेंट को रख दें, रादर देन उस जगह पर जहां पे इनका बिजनेस चल रहा है, टैक्स से बचने के लिए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बेसिकली पनामा पेपर्स और उस सबको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। ए आपका आंसर नहीं हो सकता। बी स्टेटमेंट कह रही है कि इट इज अ ब्लड डिसऑर्डर, जो कि क्यूबा के साथ इसके रूट्स को ट्रेस किया जा सकता है, तो ये गलत है, ठीक है। ब्लड डिसऑर्डर नहीं है ये, दिस इज नॉट रिलेटेड टू ब्लड, राइट। सी कह रहा है इट्स अ नर्वस डिसऑर्डर वेर इन अ पर्सन फील्स इमेंस हेडेक एंड डिसोरिएंटेशन। लग रहा है कि ये सही है, लेकिन यहां पे कहा गया है कि बेस्ट कौन सी ऑप्शन इसको बता रही है। तो बेस्ट अगर हमने देखना है तो लास्ट ऑप्शन भी देखनी पड़ेगी। डी ऑप्शन कह रही है दैट इट इज दैट सेट ऑफ सिम्टम्स जहां पे इंडिविजुअल्स को अजीब सी साउंड सुनाई देती हैं, बाहर कुछ चल भी नहीं रहा उसके बावजूद भी अजीब सी साउंड सुनाई देती है। तो आउट ऑफ दिस बेस्ट क्या है, कमेंट में बताइए बेस्ट क्या है। ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी बनेगा। अगली न्यूज़ पे चलते हैं, ठीक है। इस न्यूज़ में भी अब मैं समरी बताऊंगा, इसके नोट्स आप एक बार खुद बना लेना। देखो दोस्तों, हमारी ना कफ सिरप्स इंडिया में बन रही हैं, टाइम एंड अगेन इसमें ना कुछ कंटामिनेंट्स की बात की जा रही है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अलर्ट जारी किया है, ठीक है। यहाँ पे जो हम कफ सिरप्स इराक में मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं और इराक में उसको सेल करते हैं, उन कफ सिरप्स में दो बड़े क्रिटिकल कंटामिनेंट्स पाए जा रहे हैं। ये कंटामिनेंट्स हैं 0.25% ऑफ
डाई इथाइलिन ग्लाइकोल जिसको डीजी कहा जाता है, एंड 2.1% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जिसको ईजी कहा जाता है। जो परमिसिबल लेवल्स हैं इन कंटामिनेंट्स के दैट इज 0.1%, तो 0.1% की जगह डाइथाइल ग्लाइकोन के 0.25% है, एंड इथाइलिन ग्लाइकोन भी 1.1% होना चाहिए, ये 2.1% है। ठीक है, इसकी ज़्यादा मात्रा होने की वजह से कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है लोगों की हेल्थ पर, सो दिस इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम। सो दिस इज बेसिकली अ पैरासीटामोल सिरप। ठीक है, इसका नाम है कोल्ड आउट। ठीक है, कोल्ड आउट नाम की ये कफ सिरप है, और ये बनाता कौन है? चेन्नई में बेस्ड फोर्ट्स लेबोरेटरी इसका निर्माण करती है। ठीक है, अब यहां पर इससे पहले और भी हमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिली थी, जैसे कि गैम्बिया में 70 बच्चों की डेथ हो गई थी ऐसी ही माल फंक्शन कफ सिरप की वजह से। ठीक है, तो गैम्बिया कहाँ पर है, ये आपका होमवर्क। अफ्रीका में इसका एक बार लोकेशन जरूर देखना, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि कैसे गैम्बिया में भी कफ सिरप की वजह से प्रॉब्लम आई थी। उज़्बेकिस्तान में नेगेटिव इंपैक्ट, और कैमरून में भी कई लोगों की डेथ इसमें हो चुकी है। जानकारों का कहना है कि ये जो कंटेमिनेंट्स हैं ये इसलिए आते हैं क्योंकि कफ सिरप्स में कुछ सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स को घोलने के लिए सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, जैसे वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो उनकी इफेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड ग्लिसरीन। इन ग्लिसरीन की वजह से इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, और उससे क्या होता है, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल ये कफ सिरप में आ जाते हैं, और इनकी मात्रा बढ़ जाती है। इस बढ़ती मात्रा की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो बैक्टीरियल कंटामिनेंट्स में, आई ड्रॉप्स में जो हम यूएस और श्रीलंका में सेल करते हैं, तो उन आई ड्रॉप्स में भी सिमिलर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। सो इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो हमारी एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसमें इस तरह की घटनाएं घटना हमारी इमेज के लिए अच्छा नहीं है। हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं पूरी दुनिया का, लेकिन ये इंसिडेंट्स बताते हैं कि गड़बड़ चल रही है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से सीरियस इंजरी हो सकती है, डेथ हो सकती है। और क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं ऐसी कफ सिरप से, ऐसे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने से? एब्डोमेन में पेन होती है, लोअर स्टमक में आपके एब्डोमेन में पेन होती है, वॉमिटिंग आएगी, डायरिया हो जाएगा, पतली पॉटियाँ लग जाएंगी, राइट, हेडेक आना स्टार्ट हो जाएगा, मेंटल स्टेटस आपका कमजोर हो जाएगा, इंस्टेबिलिटी होगी, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ऐसा भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, और किडनी की इंजरी भी हो सकती है, एंड अल्टीमेटली वर्स्ट के सिनेरियो में डेथ, जो कि हमने गैम्बिया, उज़्बेकिस्तान और कैमरून में देखा भी। ठीक है, तो इसमें अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगर किसी को भी इस तरह का कोई भी सिम्टम आता है तो वो अपने नियर बाय जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको रिपोर्ट करे। ठीक है, एंड सबसे पहला ऐसा इशू, ठीक है, इस जिस कफ सिरप की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये पहला इशू लास्ट अक्टूबर 2022 के अक्टूबर में देखा गया था, जहाँ पर 5 अलर्ट्स जारी किए गए थे। सिर्फ एक इंसिडेंट इन 5 में से, ठीक है, एक इंसिडेंट में ही डेथ हुई थी। डेथ कहाँ पे हुई थी? कि जहाँ इंडोनेशिया में मैन्युफैक्चर एक सिरप की वजह से, ठीक है, ये डेथ हो गई थी, राइट, इराक में, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं और अलर्ट जारी कर रहे हैं। आने वाले समय में पता लगेगा कि किस तरीके से सरकार इसका संज्ञान ले रही है, कंपनीज इसका संज्ञान ले रही है, और कैसे इस चीज़ को ठीक किया जाएगा। अब करते हैं कॉम्प्रिहेंशन। इस सीरीज में एक और चीज़ आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिलती है, कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके 2 फायदे हैं। पहली चीज़ आपका सीसेट इंश्योर होता है, और दूसरी चीज़ कॉम्प्रिहेंशन करने से आप जो नॉर्मल चीज़ें भी अपनी जीएस के लिए पढ़ते हैं ना, उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाता है। और यूपीएससी के कॉम्प्रिहेंशन कई बार जीएस में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं। ठीक है, तो चलो इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन कह रहा है दैट मेनी आर्ग्यू दैट रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज विल रेज एग्रीकल्चरल यील्ड्स, कि टेक्नोलॉजी के चेंज से एग्रीकल्चर में यील्ड, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, सो मच बाय लेट दिस सेंचुरी, के इस सेंचुरी के अंत तक ऐसा हो सकता है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर प्रोडक्टिविटी में नेगेटिव इंपैक्ट आया है, उस नेगेटिव इंपैक्ट को खारिज किया जा सकता है, ऑफसेट किया जा सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज जो है, टेक्नोलॉजी चेंज ये फॉल्स परसेप्शन देता है कई रीजंस की वजह से। हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी कुछ चेंज कर देगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन देख लो। ग्रीन रेवोल्यूशन ने ये दिखाया कि वो धीरे धीरे उसका इंपैक्ट कम होना शुरू हो गया। स्टार्टिंग में प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ी, लेकिन अब प्रोडक्टिविटी स्लो हो रही है। ठीक है, अब यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक डाटा में कैलकुलेट किया, और उससे पता लगा कि ग्रेन यील्ड, इनका एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ 2.7% होता था पर एनम फ्रॉम 1960s टू 1970s, और आज के समय में पिछले 25 सालों में 1.6% ही ग्रेन यील्ड का एनुअल ग्रोथ है। तो ये एनुअल ग्रोथ कम होना शुरू हो गई है, जिसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी ने एक समय पर हेल्प किया, बूम आया, लेकिन वो बूम ऐसे ग्रो करने के बाद ऐसे प्लेटो करना, स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि हालांकि एग्रीकल्चर राइजिंग प्राइसेस, ये कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं कि एग्रीकल्चर के प्राइस बढ़ रहे हैं। प्राइस कब बढ़ते हैं? ठीक है, डिमांड है, सप्लाई है। व्हेन डिमांड इज लो, सप्लाई इज मोर। व्हेन डिमांड इज, वेट, जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है,
तो उस केस में प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से एक इंसेंटिव मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और इस डिक्लाइन को रिड्यूस कर सकें उसकी प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, गारंटी तो खैर किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट इसमें तो प्रत्यक्ष रूप से हमें पता है कि ये श्योर नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। सेकेंडली ये कहता है कि अगर फर्दर स्लो डाउन होता भी है, प्राइसेस का स्लो डाउन होता भी है, उसमें क्या होगा कि डिमांड और सप्लाई इसमें ना बड़ी क्लोज कॉन्टेस्टेड रेस होगी। राइजिंग फ्रूट डिमांड और राइजिंग आउटपुट, अगर हम टेक्नोलॉजी से आउटपुट बढ़ा भी देते हैं, फूड डिमांड और आउटपुट से वो लगातार बढ़ती जाएगी और उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सो ग्लोबल फूड डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू अप्रोक्सीमेटली ट्रिपल बाय 2080। ग्लोबल फूड डिमांड ये 2080 तक ट्रिपल होने के चांसेस हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ती जा रही है, अगर हम आउटपुट बढ़ा भी रहे हैं, डिमांड भी तो बढ़ रही है, तो इंपैक्ट क्या हो रहा है, निगेट हो रहा है आपस में, राइट। तो इस वजह से हायर वर्ल्ड पॉपुलेशन से भले ही हायर इनकम हो जाए, लेकिन उस हायर इनकम से लोग ज़्यादा खाना पसंद करेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इट ऑल्सो सीम्स क्वाइट लाइकली कि एक साइजेबल शेयर ऑफ लैंड ये हम शिफ्ट करेंगे बायोमास के लिए, जिससे कि एथेनॉल फ्यूल बना सकें। एथेनॉल को बार बार डिस्कस कर चुके हैं हम, पता है आपको। तो देखो यहाँ पर ये सीसैट का कॉम्प्रिहेंशन एथेनॉल ब्लेंडिंग से भी रिलेटेड है, और उसमें से जो उसका कंसर्न है, बेनिफिट तो हमने बहुत देखे, लेकिन एक कंसर्न है कि फूड सिक्योरिटी पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो अगर हम लैंड को शिफ्ट करेंगे एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो उससे भी फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, और जो सप्लाई डिमांड का बैलेंस है वो हिल सकता है, ठीक है। सो ये बहुत बुरी तरह वर्स हो सकता है कि अगर बीच में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और भी ज़्यादा घातक अगर शॉक आ गया, ठीक है, तो ये सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती है। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन है। क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रैशनल एंड लॉजिकल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। स्टेटमेंट 1 कह रही है न्यू टेक्नोलॉजी विल डेफिनेटली ऑफर मैकेनिज्म टू रेज एग्रीकल्चरल यील्ड, कि न्यू टेक्नोलॉजी विल डेफिनेटली ऑफर मैकेनिज्म टू रेज एग्रीकल्चरल यील्ड इन फ्यूचर एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी। नो, नहीं होती गारंटी भाई, नहीं होती, ठीक है, इसमें कोई गारंटी नहीं होती। तो यहां पर स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। गारंटी तो ये भी नहीं है कि आप बाहर निकलोगे घर से तो इवन इफ यू आर अलाइव और नॉट, ठीक है। तो यहां पर टेक्नोलॉजी हर चीज का ही सोल्यूशन होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम बायोमास कुड बिकम रोड ब्लॉक टू फूड सिक्योरिटी इन फ्यूचर। प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम बायोमास कुड बिकम रोड ब्लॉक टू फूड सिक्योरिटी, ये तो ट्रू है, ठीक है। एंड थर्ड कह रहे हैं इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस विल यील्ड टू एन इंक्रीज इन ग्रेन यील्ड, ठीक है। तो ये भी श्योर नहीं है, इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता कि प्राइसेस के बढ़ने से यील्ड भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, नहीं, ये डिपेंड करेगा कि डिमांड सप्लाई के बीच में एग्जैक्टली क्या रेस हो रही है। तो आंसर हमारा बी है, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है विच इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि जो मैसेज है इस पैसेज का वो कौन सा बेस्ट है। ए कह रहा है लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन देयर इज अ डायर नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल बूस्ट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कि ग्रीन रेवोल्यूशन की तरह बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजिकल बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको हमने बेस्ट ढूंढना है, तो इसको पढ़ लिया, होल्ड पे रखते हैं। विद राइजिंग डिमांड ऑफ फूड एंड फ्यूल ग्लोबली, कम्युनिटी नीड्स टू कम अप विद सॉल्यूशंस व्हिच कुड एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग एज वेल। दिस इज बेटर देन ए, hold it. Addressing the reason for decline in grain yield can help minimize the cases of malnutrition in developing countries. इसकी कोई बात नहीं हुई. Organic farming and controlled population growth can help in meeting future challenges of food security. Organic farming की भी कोई बात नहीं हुई. तो जो सबसे बेस्ट मैसेज है ना, वो पता लग रहा है हमें ऑप्शन बी से, कि राइजिंग डिमांड ऑफ फूड से और फ्यूल से ग्लोबल कम्युनिटी को क्या करना पड़ेगा। देखो लास्ट लाइन, देखो लास्ट लाइन में लिखा है कि इथेनॉल के लिए हमें फूड के लिए जो लैंड है उसको इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा। और अगर उस बीच ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या बन गई, मान लो हमने फूड सिक्योरिटी उस हिसाब से मेंटेन की हुई है, मैनेज की हुई है, ग्लोबल वार्मिंग का कोई शॉक आ गया, सब खत्म है, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो फूड सिक्योरिटी के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या के बारे में सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। एंड जाने से पहले अगेन फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको कोई डाउट है, ठीक है, तैयारी से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो @hello चंदन HELLO चंदन, ठीक है, नो स्पेस, यहाँ पे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आई एम हियर hello.chandan sharma, दिस इज द QR फॉर इंस्टाग्राम, दिस इज द QR फॉर टेलीग्राम। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, पीडीएफ इसमें अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। एंड की फीचर्स ऑफ P2I, ये एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आप डाउट भी पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, तो काफ़ी फायदा मिलेगा। जो बुक्स हैं, एसेंशियल बुक्स, बेस्ट बुक्स का मटेरियल को बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से अरेंज किया है, जिसमें कि बड़े तरीके से आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे, तो वो भी इस
बैच में आपको मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, वीकली टेस्ट इसमें होंगे, एक हफ्ते में किया गया, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। टेस्ट इज द बेस्ट वे जिससे कि आप चीज़ें रिवाइज करते हैं, क्योंकि जब गलती करोगे ना तो फिर याद रहती है कि हाँ ये गलती हुई थी मेरे से, अब मैंने दोबारा नहीं करनी। ठीक है, तो वीकली टेस्ट वहाँ पर काम आता है। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ये भी इसमें इंक्लूडेड है, कोई अलग से चार्ज नहीं देना। बुक्स इसमें इंक्लूडेड है प्रीलिम्स के लिए जो कंसाइज होंगी, ठीक है, अनदर सेट ऑफ बुक होगा इसमें। प्रीलिम्स की लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, क्रैश कोर्स के ही अंदर, और टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। इसी के साथ अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जहां पर आप दिल्ली एनसीआर में हमारी एस्टैब्लिशमेंट में हमारे साथ रहेंगे और अपने डाउट्स भी क्लियर करेंगे और जल्द से जल्द मेंस की भी तैयारी करेंगे। और जो लोग हमारे साथ नहीं भी हैं उनके साथ हम ऑनलाइन क्लासेस लगाएंगे, जहां पे हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनकी 360 डिग्री कवरेज करेंगे, ताकि कैसा भी मेंस का क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से कर पाएं। 3-2 अप्रोच फॉलो की जाएगी। इसमें 3 का मतलब है कि आपको इशू समझाने के लिए 3 क्लासेस होंगी, 2 क्लासेस में हम आपकी आंसर राइटिंग करवाएंगे एंड 1 क्लास होगी आपके करंट अफेयर्स की। ठीक है, ये अप्रोच हम फॉलो करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज सब कुछ समझ लिया, लेकिन अगर एग्जाम लाइक कंडीशन में टेस्ट नहीं दोगे वो भी समस्या है, तो टेस्ट सीरीज आप ये भी इंक्लूडेड है इसमें। और इंटरव्यू की भी गाइडेंस है, जहां पर सिलेक्टेड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठ के हम देखेंगे कि कैसे इंटरव्यू में बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख सकते हैं। तो इस पूरे कोर्स की मदद से यू कैन इंश्योर योर सिलेक्शन इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2024। सो डू एनरोल इन दिस बैच। इसकी क्लासेस 8 बजे सुबह होंगी स्टार्ट 11 अगस्त से। ठीक है, तो 11 अगस्त से पहले एनरोल कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने डिले किया तो इन दैट केस व्हाट माइट एक्चुअली हैपन, इसके ओरिएंटेशन आपकी मिस हो जाएगी और फिर जब मेन टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तब आओगे तो थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस इंसान फील करता है। ठीक है, तो 11 अगस्त से पहले पहले आप एनरोल कर लो एंड यूज द कोड CS Live टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, राइट? सो एनरोल नाउ एंड सी यू सून इन द क्लासेस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स टुडे। बेस्ट विशेस सभी को, राइट? ये सेशंस कंटिन्यू होते रहेंगे एंड अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।